हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। फोर्थ चैप्टर जो कि 12th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फिजिक्स का चैप्टर है। इस चैप्टर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये जो चैप्टर है इसके प्रॉब्लम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, बहुत ही इजी हैं। हम लोग को इसे मिलजुल के सॉल्व करना है। आई होप कि यहाँ पर आने से पहले आपने दो चीज़ें करी होंगी। एक तो ये कि आपने या तो YouTube पर या फिर इसी ऐप पर दूसरे फोल्डर में आपने देखा होगा इस चैप्टर का वन शॉट वाला वीडियो। वन शॉट वीडियो देखने के बाद ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। वो वन शॉट का वीडियो देखने के बाद आपने सॉल्व किया होगा एक और फोल्डर में एमसीक्यूज। चैप्टर के आखिर में जो एमसीक्यूज दिए गए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो वो एमसीक्यूज का भी लेक्चर आपने देख लिया होगा। उसके बाद आप यहाँ पे आए होंगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। ये दो चीजें अगर आपने नहीं की हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अरे आएगा, जरूर आएगा, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज आप लोग कोशिश करिए कि पहले आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें चीजों को। पहले आप वन शॉट देखें, फिर एमसीक्यूज देखें, फिर यहां आए। बाय द वे यूट्यूब पर हमने सिर्फ और सिर्फ वन शॉट थ्योरी वाला डाला हुआ है। ये न्यूमेरिकल्स सिर्फ और सिर्फ ऐप के स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली ऐप पर ही रखा हुआ है। और जो एमसीक्यूज हैं पूरे 16 चैप्टर के, वो भी सिर्फ आप ही के लिए अवेलेबल हैं जो बच्चे इस ऐप पर हैं। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं सॉल्व इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो कि थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही फैंटास्टिक चैप्टर। तो आइए थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स को करें सॉल्व। सो थर्मोडायनेमिक्स में यहां पर चौथे नंबर से 4 नंबर से शुरू होता है एक्चुअल न्यूमेरिकल्स। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दे रहा हूं, जूम इन करके। ध्यान से देखिएगा, मेरी आवाज जरा बैठी हुई है, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। हो जाता है, हम टीचर्स को दिन भर बोलना पड़ता है, कहीं ना कहीं हम लोग बोलते ही रहते हैं, सबसे ज्यादा बात हमें ही करना पड़ती है, तो आवाज बैठ जाती है। इसमें यह दिया हुआ है कि एक गैस है जो कि सिलेंडर में रखी है। सिलेंडर के ऊपर एक ढक्कन रखा है जिसे हम कहते हैं पिस्टन, हिलने वाला ढक्कन जिसमें डंडा लगा हो। हिलने वाला ढक्कन जिसमें डंडा लगा हो उसे कहते हैं पिस्टन। समझ में आया पिस्टन किसे कहते हैं? एक हिलने वाला डंडा या हिल सकता है जिसे हम हिला सकते हैं, वो डंडा और वो ढक्कन पिस्टन कहलाता है। अरे फॉर एग्जाम्पल आपका जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन जो डॉक्टर इंजेक्शन आपको लगाता है, सुई लगाता है, तो बेसिकली वो जो इंजेक्शन का जो डंडा वाला ढक्कन है, मतलब एक तरीके से ढक्कन ही है ना वो, लेकिन वो डंडे वाला है, तो बेसिकली वो होता है पिस्टन। या फिर अपनी होली की पिचकारी में हम सभी ने जो डंडा हिलाया है वही पिस्टन है। समझ में आई बात सभी के भैया? सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो लिसन, तो पिस्टन जो है उस पर प्रेशर पड़ रहा है कितना? 1 atm का बाहर से। और एक गैस है जो कि 5 लीटर की वॉल्यूम थी, वो बढ़ के हो गई 10 लीटर। और ऐसा करने में जब वो गैस एक्सपांड हुई, 5 लीटर से 10 लीटर पहुंची, तो उसने 400 जूल की हीट एब्जॉर्ब की। उन लोग पूछ रहे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हुई होगी, ये पता कीजिए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ढेर सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो गिवन है, गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है पहले उसे समझते हैं। गिवन में सबसे पहला जो डेटा है वो ये है कि हमारे पास जो हीट ली गई वो है 400 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब की गई, यानी कि हीट सिस्टम के अंदर बढ़ गई, तो प्लस लेना होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। उसके बाद हमें वॉल्यूम दी गई है पहली 5 लीटर और बाद में दूसरी 10 लीटर वॉल्यूम हो गई, ठीक है। आई होप के सभी की खोपड़ी में बातें घुस रही हैं। तो V1 दिया है, V2 दिया है, हीट दिया है, ठीक है, अच्छी बात है भैया। और काका दिया है भैया, हाँ, एक कांस्टेंट प्रेशर है 1 atm का, वो भी दिया हुआ है। सो कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू है 1 atm, वो भी दिया है। अब आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि जो वर्क डन होता है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, दिया हुआ है कि प्रेशर कांस्टेंट है,
तो आइसोबारिक के लिए फॉर्मूला आता है P इंटू वी टू माइनस वी वन। नहीं पता आपको ये फॉर्मूला तो प्लीज जाके एक बार वन शॉट देख लो, नहीं तो फॉर्मूले को डायरेक्टली रट लो, P इंटू वी टू माइनस वी वन। वॉल्यूम चेंज हो रही है बट प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए यही फॉर्मूला है। फाइंड क्या करना है, उन लोग कह रहे हैं कि भैया तुम्हें पता ये करना है कि इंटरनल एनर्जी में बदलाव कितना आया। सो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में बदलाव कितना आया, कितना चेंज आया। सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमें एक और फॉर्मूला चाहिए। एक तो ये हो गया वर्क डन का, एक हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। केमिस्ट्री वाला और फिजिक्स वाले को घालमेल मत कर देना, केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग है, फिजिक्स में थोड़ा सा अलग है, बात वही कही जा रही है। लेकिन जैसे मान लो हमने ऐसे कान पकड़ा तो केमिस्ट्री वाले लोग ने ऐसे कान पकड़ा, लेकिन पकड़ा कान ही है। चलो एनीवे, सो लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। अब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। पहले तो वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन जो है, वर्क डन इसको भी मैं डेल्टा डब्ल्यू बोल दे रहा हूं, जो कि डब्ल्यू आइसोबारिक है। और वो जो वर्क है वो कितना है, प्रेशर दिया 1 atm। 1 atm का मतलब होता है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रख लो, एक एटीएम होता है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पैस्कल, इतना पैस्कल होता है। वॉल्यूम जो चेंज हो रही है, पहले थी 5 लीटर, बाद में हुई 10 लीटर, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 10 माइनस 5। अब 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में लेना होगा, तो 10⁻³ मीटर क्यूब रहता है, याद रखिएगा। सो प्रेशर जो 1 atm दिया था वो इतना हो गया, और ये जो वॉल्यूम दी हुई थी लीटर में वो इतनी हो गई, ठीक है। अब वर्क डन हमें आया कितना, सो वर्क डन हमें जो आया है वो है 10 माइनस 5, 5 रह गया, और मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो आप इससे मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है। तो सुनिए जरा ध्यान से, किधर गया रे बाबा हमारा कैलकुलेटर, वेयर कैन वी फाइंड द कैलकुलेटर, कम ऑन गॉड डैम इट, वेयर द हेल इज इट, कहां से ढूंढू रे कैलकुलेटर का, तो कुछ तो यहां पे दिख ही नहीं रहा है। कम ऑन कम ऑन। सो कैलकुलेटर, अरे तुमको कैलकुलेटर से नहीं करना है रे बाबा, तुमको तो लॉग टेबल यूज करना है। कैलकुलेटर से हम लोग टीचर लोग यूज कर सकते हैं। सो यहां पर है 1.01325 इंटू 5, तो ये आ गया 506, मतलब 5.066, ठीक है, इतना काफी है। तो 5.066, तो ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद 5.066, और ये 10⁵ और 10⁻³ कैंसल होके सिर्फ 10⁻² बचेगा। 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, तो 10⁻² हो जाएगा, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 506.6 जूल। तो ये तो वर्क आया, ये तो वर्क आया। हमें तो पूछा इंटरनल एनर्जी, और हीट कितना एब्जॉर्ब किया, 400। तो सुनो जरा ध्यान से। सो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चा, थर्मोडायनेमिक्स वाला। सो डेल्टा यू बन जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहां पे जो आपने हीट एब्जॉर्ब की वो है प्लस 400, और वर्क भी आपने पॉजिटिव किया। पॉजिटिव वर्क इसलिए हुआ क्योंकि आपकी गैस एक्सपांड हुई, तो गैस जब एक्सपांड होती है तो पॉजिटिव वर्क होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क जो आपने किया वो था 506.6। तो अगर मैं 506 में से 400 घटा दूं, मतलब छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो माइनस आएगा एंड में, अरे लेकिन घटाने के लिए घटा सकते हो ना, तो आंसर आपका आ जाएगा 106.6 जूल। इतना जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है लूज कर दिया सिस्टम ने, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो गई। माइनस का मतलब है एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है, एनर्जी यूज अप हो गई, खत्म हो गई। तो आइए इसका जो उत्तर है हम लोग यहां पर देख लेते हैं अपनी पुस्तक में। तो देखो 106.6, ये आगे का एक्स्ट्रा डिजिट जरा भूल जाओ, ठीक है। 106.6 इज द राइट आंसर। अरे कळलं की नाही रे बाबा, सगळ्यांना कळलं ना, दैट वाज डैम इजी। अब आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसमें बोला कि एक सिस्टम में 125 किलो जूल जो है हीट रिलीज किया। रिलीज किया मतलब ये नेगेटिव हो गया, अरे भैया सिस्टम से हीट निकल के चली गई तो भैया माइनस हो गया।
और 104 किलो जूल का वर्क जो है सिस्टम पे किया गया। अबे सिस्टम पे किया तो नेगेटिव वर्क होता है, सिस्टम दब रहा है तो सिस्टम पे नेगेटिव वर्क हो रहा है। अरे भैया फिजिक्स में याद रखना, मैंने समझाया है लेक्चर के दौरान, वन शॉट में देख लेना साइन कन्वेंशन। तो बेसिकली सिस्टम ने रिलीज किया 125 किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो यहां पर हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें गिवन है कि भैया सिस्टम ने 125 किलो जूल लूज कर दिया, ठीक है। उसके बाद और वाइल 104 kg ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम दब गया, सिस्टम पे काम किया गया, नेगेटिव वर्क है, सो नेगेटिव 104 किलो जूल का वर्क किया गया। उन लोग पूछ रहे हैं कि भैया चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, फिर से वही सवाल पूछा गया। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला वही पुराना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो ये है, डेल्टा यू इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। सो डेल्टा क्यू की जगह पर आ जाएगा माइनस 125 किलो जूल, और जो डेल्टा डब्ल्यू है उसमें आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा बाबा, माइनस 104 किलो जूल। किलो मतलब 10⁻3, तो उसको जरा साइड में रख दो, ठीक है, 10⁻3 को साइड में रख दो। अरे भेजे में बातें घुस रही है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है सभी के कि नहीं समझ में आ रहा है? आई होप कि सभी की खोपड़ी में मेरी बातें प्रवेश कर रही हैं। सो लिसन वेरी केयरफुली। किलो, अरे बाबा किलो जूल ये है ना भाई, ठीक है, किलो जूल, किलो मतलब 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 जूल। ओके, सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। 125 माइनस में है और 104 प्लस में है, तो मतलब यानी कि बड़ा नंबर माइनस में, छोटा नंबर प्लस में, तो आंसर नेगेटिव आएगा। सो इंटरनल एनर्जी घट गई, और कितना घट गई, 125 में 104 निकाल दो तो 21 बचेगा, 21 किलो जूल या 21 इंटू 10⁻3 जूल, ठीक है, एक ही बात है। अब माइनस साइन भले टेक्स्ट बुक में नहीं लगाया है, गलत किया है, लेकिन सही आंसर तो यही है, माइनस साइन के साथ वाला। तो इंटरनल एनर्जी घट गई है, 21 किलो जूल हो गई है, ठीक है। तो आप लोग वहां पे लिखना होगा कि नेगेटिव साइन का मतलब है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हैज रिड्यूस्ड। समझ गए? चलो अब छठे वाले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी 75% दी गई है और टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर 727 दिया गया है। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी 75 है और टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर का 727 है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। चलिए ये भी निकाल लेते हैं। तो प्रश्न 6 जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। तो प्रश्न 6 ये कह रहा है कि 75% की एफिशिएंसी है। चलो 75%, तो एफिशिएंसी इज 75%। सेंट म्हणजे सेंचुरी, सेंचुरी म्हणजे 100, तो 75/100 यानी कि 0.75, ये हो गया एफिशिएंसी ईटा। इसका नाम है ईटा, नीता नहीं रे, ईटा, ईटा, ठीक है। तो ये हो गया ईटा 75%। अब हमको दिया हुआ है हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, ये हमको दिया हुआ है जो कि है 727 डिग्री सेल्सियस। ऐसी गलती कभी मत कर देना कि सेल्सियस में छोड़ दिया, इसे जरूर 273 ऐड करके केल्विन में बदल देना। सो हो गया 1000 केल्विन। अब उनको चाहिए टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। सो टू फाइंड में टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, ईटा का फॉर्मूला है 1 - TC/TH। बहुत ही बचकाना फॉर्मूला है। और सोल्यूशन है आपका ईटा इक्वल्स, एक सेकंड, ईटा तो दिया हुआ है, तो ईटा इज 0.75 इक्वल टू 1 - TC नहीं दिया है, TH दिया हुआ है 1000। अब इसको इधर लेके आओ और इसको उधर लेके जाओ, तो ये आपका बन जाता है TC/1000 इज इक्वल्स टू 1 - 0.75, तो यानी कि 0.25 बन जाता है। तो जिससे आपको आ जाएगा TC इक्वल्स टू 0.25 इंटू 1000, यानी कि TC कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर 250 केल्विन। अगर आपको इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 250 केल्विन में से 273 निकाल देना होगा, तो आपको सेल्सियस में आ जाएगा। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस अगर आपको चाहिए, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चाहिए, तो वो हो जाएगा 250 - 273 यानी कि -23 डिग्री सेल्सियस। दैट्स इट। तो यही इसका आंसर है,
देख लीजिए, बिल्कुल गलत और वाहियात दिया हुआ है, बहुत ही वाहियात दिया हुआ है। -23 आएगा, +23 नहीं आएगा, इसको काट के सही कर दो, -23 लिख दो। बहुत ही वाहियात आंसर दिया हुआ है। चलिए एनीवे कोई बात नहीं, कभी कभार गलती कर देती है टेक्स्ट बुक भी हमारी बेचारी। आगे बढ़ते हैं। सो एक कार्नोट का रेफ्रिजरेटर है जो कि 250 केल्विन, ये देखो डिग्री दिया हुआ, डिग्री ये भी अलाउड नहीं है। अबे डिग्री फ़ारेनहाइट में लगता है, डिग्री सेल्सियस में लगता है, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लिखते, ये बिल्कुल सरासर गलत है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग कट करके सही कर दो। कार्नोट का रेफ्रिजरेटर है जो कि ऑपरेट कर रहा है 250 और 300 केल्विन के बीच में, उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। हम लोग आ चुके हैं 7वें प्रश्न पे, जिसमें हमें गिवन है कि भैया क्या गिवन है यार, अबे गिवन क्या है, 250 और 300, ठीक है 250 और 300। सो कोल्ड रिजर्वायर है 250 केल्विन और हॉट रिजर्वायर है 300 केल्विन, ठीक है। उन लोग पूछ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा की वैल्यू। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, अल्फा इज नथिंग बट TC अपॉन TH माइनस TC। बराबर लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं बे? हाँ बराबर लिख रहा हूं, परफेक्ट है। सो सोल्यूशन है अल्फा इक्वल्स टू, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर है 250, हॉट रिजर्वायर है 300 और कोल्ड रिजर्वायर है अगेन 250। सो 250 के अपॉन 50 आ जाएगा, है ना, तो 250 डिवाइड बाई 50। सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है 5। दैट्स इट, यही आंसर है। आपने देखा कितना बचकाना, सरासर बचकाने सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, लेकिन ऐसे बचकाने सवाल बोर्ड्स में भी आते हैं, इसीलिए टेक्स्ट बुक में इजी इजी सवाल पूछे गए हैं। और अगर आपने ये सवाल अच्छे से कर लिए तो भैया अच्छे मार्क्स आएंगे, कम से कम इन सवालों में तुम्हारी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पूछा है कि एक आइडियल गैस है जिसको आइसोथर्मल प्रोसेस से ले जाया गया। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस से याद रखना, ठीक है। इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट, हाउ मच हीट इज एडेड टू इट। तो हीट कितना इसमें ऐड हुआ, दे आर आस्किंग कि हीट कितना ऐड हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस है। चलो 8वें सवाल को देख लेते हैं। तो जो 8वां सवाल है वो क्या कह रहा है, 8वां सवाल कह रहा है कि प्रोसेस आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रोसेस में न सिर्फ डेल्टा T 0 होता है, बल्कि ईमानदारी से डेल्टा U भी 0 होता है। सो डेल्टा T डेल्टा U दोनों ही 0 होता है आपका किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये बात को याद रखिएगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दिया है कि सिस्टम ने जो वर्क किया वो किया है 2000 जूल का वर्क ऑन द एनवायरनमेंट। देखो जरा ध्यान से, कहाँ लिखा हुआ है, देखो 2000 जूल का वर्क एनवायरनमेंट में किया, मतलब सिस्टम एक्सपांड हुआ, तो प्लस 2000 हमको लिखना होगा। उन लोग पूछ रहे हैं कि हीट कितना सिस्टम को मिला। अरे डेल्टा यू तो गया, डेल्टा डब्ल्यू दिया हुआ है, हमको पूछा गया कि हीट कितना ऐड हुआ है, यानी कि डेल्टा क्यू कितना है। फॉर्मूला तो वही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू हमको निकालना है, डेल्टा यू तो 0 है और डेल्टा डब्ल्यू कितना है, 2000 है, प्लस 2000, बल्कि प्लस 2000 है, ठीक है, सिर्फ 2000 नहीं है, प्लस 2000 है। कितना है बच्चा, प्लस 2000 जूल। तो हीट जो सिस्टम में ऐड हुआ है 2000 जूल हुआ है, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। तो यहां जो आंसर दिया हुआ है 0, ये बिल्कुल वाहियात आंसर है, इट्स अ रॉन्ग आंसर। तो सभी लोग जो है अच्छे तरीके से देख लीजिए। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अच्छा, इसमें इतनी सारी मिस्टेक्स हैं कि बड़ा दुख हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे बेचारे गलत पढ़ लेंगे। तो ऐसा मैं नहीं चाहता कि बच्चे गलत पढ़ें। तो चलिए अब मैं काम करता हूं कि ये वीडियो को सिर्फ और सिर्फ ऐप पे नहीं डालूंगा, ये वीडियो को मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं हमारी टेक्स्ट बुक में, तो ठीक है, हो जाती है मिस्टेक, ठीक है, इंसान से इंसान ही तो है ना, हर कोई मिस्टेक कर सकता है, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, बट ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही आंसर, सही सोल्यूशन पहुंचे। तो चलिए, मैंने अभी के भी इरादा कर लिया कि ये जो है मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। ओके, अब एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है
जो कि एडियाबैटिकली कंप्रेस हो रही है और उसका फाइनल टेम्परेचर ट्वाइस है इनिशियल टेम्परेचर का, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू इट्स इनिशियल प्रेशर? तो भैया देखो, टेम्परेचर का रेशियो दिया है, प्रेशर का रेशियो पूछा है और एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो आइए कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सो लिसन, 9th वाला जो प्रॉब्लम है इसमें कहा गया कि भैया जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर का ट्वाइस है। अरे भैया T2 इज 2 T1 दिए लाए बाबा, ये दिया हुआ है बच्चा, दिया हुआ है। सो T2 अपॉन T1 इज 2, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमें पूछा क्या है? पूछा है फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर का रेशियो, यही पूछा है ना रे बाबा, कि नहीं? फाइंड द रेशियो फाइनल टू इनिशियल, करेक्ट। P2 बाई P1 पूछा है। अच्छा, मोनोएटॉमिक गैस दिया हुआ है, तो मोनोएटॉमिक गैस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। मोनोएटॉमिक का मतलब गैमा की वैल्यू 1 कितनी हो जाती है? 1.67 हो जाती है। तो ये गैमा की वैल्यू है। ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा हुआ है भैया? ये आप लोगों ने 3rd चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पढ़ा हुआ है। सो गैमा की वैल्यू 1.67। अच्छा, डायटोमिक का बताओ कितना रहता है? कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी। तो डायटोमिक में कितना रहता है बताओ? ये हो गया प्रेशर, तो टू फाइंड में आएगा प्रेशर। फिर आ जाते हैं हम लोग फॉर्मूले पे। सो फॉर्मूला जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, ये भी दिया है एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस, सो इसमें आपको मालूम होना चाहिए पीवी रेस टू गैमा, एक सेकंड, पीवी रेस टू वाला नहीं आएगा यहाँ पे, टी रेस टू गैमा पी रेस टू 1 माइनस गैमा इज अ कांस्टेंट, ऐसा आएगा। अरे टेम्परेचर प्रेशर का दिया है ना रे बाबा, तो टी रेस टू गैमा पी रेस टू 1 माइनस गैमा इज कांस्टेंट। अब सोल्यूशन निकालना होगा, तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे T1 गैमा P1 माइनस गैमा, P1 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर T2 गैमा P2 1 माइनस गैमा इज K अपॉन K, जो कि कैंसल हो जाएगा। अरे रेशियो ले रहे हैं 1 1 फिर 2 2, समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे कि P2 को उधर ले जाएंगे, P1 को नीचे रखेंगे, ठीक है। अरे P2 ऊपर P1 नीचे, और फिर ये चीज को इधर ही रखेंगे। सो हमें क्या मिलने वाला है ध्यान से देखिएगा, P2 बाई P1 होल रेस टू 1 माइनस गैमा इज इक्वल्स टू T1 बाई T2 एज इट इज रहेगा, होल रेस टू गैमा रहेगा। अरे समझ में आ रही है सभी की बातें कि नहीं समझ में आ रही है भाई? अब अगला पेज ले लेते हैं। सो P2 बाई P1 इक्वल्स टू T1 बाई T2 गैमा अपॉन 1 माइनस गैमा। अब बोले सर ये कैसा है? सुनिए सुनिए सुनिए, मान लो कि मेरे पास है 2 रेस टू 3 और 3 रेस टू 5, ऐसा है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं कि 2 रेस टू 3 को 1/3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा मुझे बताइए? अबे यहां भी 1/3 ऐसा पावर रेज हो जाएगी, तो ये तो कैंसिल होके गायब ही हो जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा, और यहाँ पे 5/3 आ जाएगा। तो मैंने वही किया कि मैंने इस पूरी चीज को रेस टू 1/1 माइनस गैमा कर दिया, इस पूरी चीज को रेस टू 1/1 माइनस गैमा कर दिया, तो ये तो पूरा गायब हो गया, लेकिन ये अपीयर हो गया गैमा अपॉन 1 माइनस गैमा। समझ में आया? सो गैमा अपॉन 1 माइनस गैमा अपीयर हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? आई होप कि सभी के खोपड़ी में मेरी बातें घुस चुकी हैं। अरे भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली, गैमा अपॉन 1 माइनस गैमा हो गया। अब हमें P2 बाई P1 ही तो निकालना है यार। T1 बाई T2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2। अबे T2 बाई T1 देख लो बे, T2 बाई T1 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहां पर जो है ये है गैमा जिसकी वैल्यू 1.67, यहां पर जो है ये 1 माइनस गैमा, तो 1 माइनस 1.67। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस 2 को अगर मैं ऊपर ले गया, इस 2 को अगर मैं ऊपर ले गया तो क्या होगा? इधर माइनस साइन आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल ले लिया ना, तो रेसिप्रोकल लेते इधर माइनस साइन आ जाएगा, तो 1.67 बाई 1 माइनस 1.67 हो जाएगा। ये माइनस में अब अंदर ले लूंगा, जब मैं अंदर ले लूंगा इसको, तो ये हो जाएगा 1.67 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा? 1 माइनस 1.67 कितना हो जाएगा? 0. अरे अब ये माइनस अंदर ले लिया, तो 1.67 इधर और 1 उधर ना, अरे 1.67 इधर 1 उधर, तो 0.67 बचेगा। समझ में आया बेटा कि नहीं समझ में आया? इट वॉज डैम इजी। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप ध्यान से देखें तो 2 रेस टू 2.5 आ रहा
है ना, बट हम लोग अप्रोक्सीमेटली नहीं करेंगे, इसका हम लोग एकदम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो लेट्स फाइंड द एक्चुअल वैल्यू यूजिंग अ कैलकुलेटर। लेकिन आप लोगों को ये कैसे करना है, आप लोगों को करना है ये किस चीज की मदद से, लॉग टेबल की मदद से। अरे भेजे में तुम्हारे बातें घुस रही है भाई कि नहीं बातें घुस रही हैं, ठीक है। तो हमें इसको निकालना होगा रेस टू करके, ठीक है। सो 2 रेस टू 1.67 डिवाइडेड बाई 0.67। अब यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले 1.67 डिवाइड बाई 0.67 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू चेक कर लिया, कितना आ रहा है, 2.49 आ रहा है। 2.49 मतलब 2.5 के आसपास आ रहा है। तो 2 रेस टू 2.5 करना है। अब वो होगा कैसे, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। 2 रेस टू 2.5, अब इसका कोई लार्जर वर्जन में है क्या इसका कुछ? 2 रेस टू 2.5 कैसे आएगा रे बाबा? 2 रेस टू 2.5, ये तो खाली स्क्वायर का दिया हुआ है, स्क्वायर का। गड़बड़ है रे बाबा, गड़बड़ है, खूब अवघड़ आहे। चलो अब मुझे लग रहा है कि इंटरनेट की और इंटरनेट का सहारा लेना ही होगा, ठीक है। तो लेट्स फाइंड थिंग्स। सो भैया इधर ध्यान दीजिए। अरे ई का चालू हो गया ससुरा। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। अरे किधर है रे बाबा? हाँ, सो यहां पर है हमारे पास 2 रेज्ड टू 2.5। अरे देखो एक्सपोनेंट कैलकुलेटर, कुछ भी। अबे डायरेक्ट गूगल की तरह दिखाओ ना बे, याहू वालों। इसको चेक कर लेते हैं, कुछ दिया हुआ एक्सपोनेंट कैलकुलेटर। ओके, बेस, तो बेस में है 2, एक्सपोनेंट में है 2 किधर गया रे बाबा, 5। कैलकुलेट, कितना आ गया, बहुत ही जबरदस्त आंसर, 5.65। 5.65 आया कि नहीं आया? एनीवे सो लेट्स कैंसल दिस। अरे भैया हमारा कैलकुलेटर तो कई काम ना आया। सो 5.65 देखो, दिख रहा है 5.6। सो दैट्स द आंसर। अरे बाबा समझ में आ रही है बातें कि नहीं समझ में आ रही है मेरे भाई? सो ये 2 रेस टू 2.5 था, जिसका आंसर आ गया 5.65 एंड सो ऑन। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। अरे तुम लोग को लॉग से निकालना रहेगा रे बाबा, तुम लोग लॉग निकालोगे। लॉग से कैसे निकालोगे? 1.67 डिवाइड बाय 0.67 लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2, और लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 सबको मालूम है कितना आता है। तो ये आ जाता है आपका 0.3010 आ जाता है। अरे हाँ के ना रे बाबा, log 2 की वैल्यू तो यही है ना यार? अरे यही है कि नहीं है मेरे भाई? बिल्कुल है ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो याद रखना, ओके। अरे समझ में आ रही है बातें कि नहीं समझ आ रही? log 2 यही होता है ना भाई? क्या उल्टा बोल रहा हूँ मैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा हूँ। अच्छा, ये वैल्यू आने के बाद क्या करोगे? अब एंटी लॉग भी लोगे। एंटी लॉग लेना मत भूल जाना, पता चला लॉग निकाल लिया, एंटी लॉग ले ही नहीं रहे। ओके एनीवे, चलो इसको हटाओ, ये तुम लोग करते रहना। हाँ ठीक है, ये सब चीजें तुम लोग करते रहना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसको भाई नहीं मालूम है कि लॉग कैसे निकालते हैं, भाई मैंने छोटे 20-20 मिनट के 5 लेक्चर्स बना के डाले हुए हैं। लॉग, एंटी लॉग, टैन, साइन, कॉस कैसे निकालते हैं लॉग बुक से, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, सब मैंने डाला हुआ है। तो आप लोग वो चेक कर लेना, बेसिक मैथमेटिक्स वाला मेरा प्लेलिस्ट, बेसिक मैथमेटिक्स वाला प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 9th प्रश्न। अरे बाबा अब लग रहा है पानी पीना पड़ेगा, अरे गला सूख गया मेरा। चलिए भैया हम आ गए 10वें प्रश्न के लिए। सो 10वां प्रश्न, अ हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल। सुनो, ये तो बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत ही मजेदार। इस सर्कल को देखो, इस सर्कल में बहुत ही कुछ एक अजीब चीज है। आप में से अगर कोई सच में इसे समझ पाया तो कमेंट सेक्शन में जल्दी पॉज करके, वीडियो पॉज करके देखो और बताओ कि क्या कुछ अजीब है इसके अंदर। अबे बहुत ही अजीब है, कुछ तो बहुत अजीब है। बता पाओगे कि बता दूं? सो लिसन, ये सर्कल को ध्यान से देखो, इसका ये डायमीटर और ये डायमीटर सेम नहीं है। देखो यहां से यहां तक की वैल्यू है 6 - 2 यानी कि 4, ये 4 है। और अगर यहां से यहां की वैल्यू देखोगे तो 11 - 1 10 है, ये 10 है और ये 4 है। तो अजीब सा सर्कल है।
अच्छा, हाइपोथेटिकल साइकिल है, ऐसी कोई असलियत में साइकिल बन नहीं सकती थर्मोडायनेमिक्स में, इसलिए हाइपोथेटिकल ख्याली पुलाव वाली साइकिल बनाया है। तो ख्याली पुलाव की साइकिल है। इन लोग बोल रहे हैं कि 25 साइकिल में कितना काम होगा। चलो आओ देख लेते हैं भैया। सो लिसन, अगर आप ध्यान से देखें तो पहला डायमीटर फ्रॉम द ग्राफ, तो ग्राफ में से पहला डायमीटर जो दिया है वो दिया है सिर्फ 4। तो 4 जो है 4 कितना 10⁻³ मीटर क्यूब है ना। तो डायमीटर पहला जो दिया है वो एक्चुअल में कुछ और नहीं है बल्कि वॉल्यूम है, और वो 10⁻³ मीटर क्यूब है। अरे समझ में आ रहा है भाई कि नहीं समझ में आ रहा है? 10⁻³ मीटर क्यूब दिया हुआ है रे बाबा। तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है रे? ये देखो ध्यान से, 10⁻³ मीटर क्यूब। अच्छा, अब ये जो डायमीटर है, दूसरा डायमीटर, ये कितना दिया है? 10 दिया है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है 10⁵ पास्कल लिखा है। सो जो दूसरा डायमीटर है, ये का हुआ रे ससुरा, जो दूसरा डायमीटर है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि प्रेशर है, और वो कितना है? ये मैंने 4 नहीं लिखा है, अरे 4 भी आएगा ना। अरे 10⁻³ तो खाली एक्सिस पे लिखा हुआ है, लेकिन 4 तो वैल्यू है डायमीटर की। वैसे यहां पे डायमीटर की वैल्यू 10 है, 11 - 1 10, ठीक है। और ये है 10⁵ पास्कल। अरे तेरी तो ऐसी की तैसी 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 4 × 10⁻³ और इसकी वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू आ रही है कितना? 10⁶। डायरेक्टली 10⁶ आ रहा है। अबे 5 और एक 10 हो गया ना, एक और मिला के तो 10⁶ हो गया ना, तो इतना आ रहा है। अब सुनो सुनो सुनो, पता क्या करना है? पता करना है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है? पता क्या करना है? वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है? वर्क डन होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। वर्क डन होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब सुनो, एक प्रेशर और वॉल्यूम को देखोगे तो d1 d2 आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना। हमको लिखना होगा कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम तो है, लेकिन एक्चुअल में वो है एरिया अंडर पीवी कर्व। एरिया अंडर पीवी कर्व। सो पीवी कर्व में जो एरिया है वो लेना है। अच्छा, नंबर ऑफ साइकिल्स जो दिया है वो 25 दिया है, 25 साइकिल हो रही है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। चलो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व इनटू 25, क्योंकि 25 साइकिल है। तो एरिया ऑफ द कर्व कितना आएगा? एरिया ऑफ द कर्व जो है वो है एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल आपको मालूम है πr² रहता है, लेकिन ये तो तब रहता है, πr² तो तब रहता है। अरे बाबा बहुत हैंग कर रहे रे, ये हो जाता है कई बार, हो जाता है, गर्म हो गया रहता है तो हो जाता है। तो लिसन वेरी केयरफुली, 25 बार एरिया अंडर द कर्व लेना है πr², लेकिन तो तब होता है जब रेडियस 1 = रेडियस 2 है, डायमीटर 1 = डायमीटर 2 है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। तो फिर क्या रहता है? πr1 × r2। ये है नया फॉर्मूला आप सभी के लिए, इसको याद कर लो जिंदगी भर के लिए कि अगर रेडियस बराबर नहीं है, डायमीटर बराबर नहीं है, तो ऐसा आपको एरिया निकालना होगा। सो लेट्स चेंज द पेज। सो W इज इक्वल्स टू पाई d1/2 d2/2 इंटू 25। तो अब जो वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू 3.14 ले लेते हैं पाई की। डायमीटर पहला वाला कितना था बच्चा? वो था 4 × 10⁻³ दूसरा डायमीटर बच्चा कितना था? 10⁶ था। और नीचे क्या है? 2 × 2 4 है, तो 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, और यहां था 25 पहले से लिखा हुआ। तो यहां पर अब हमें कुछ करना नहीं, 10⁻³ तो यहीं दिख रहा है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 25 को 3.14 से, तो आंसर हमें आ जाएगा। चलिए आइए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। किधर गया रे कैलकुलेटर? सो यहां पर है 3.14 इंटू 25 78.5। सो 78.5 इंटू 10⁻³ जूल, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 7.85 इंटू 10⁻⁴ जूल, दैट्स द आंसर। 7.85 इंटू 10⁻⁴ जूल, परफेक्ट, बहुत ही सही, बहुत ही जबरदस्त। अति प्रसन्न हुए हम। आओ भैया
ऊपर चलें। ए बुड़बक, कहा दिया हुआ है रे? दो दो डायग्राम दिया हुआ है, ई का क्या मतलब? ससुरा। सभी लोग ध्यान दे रहे हैं ना भाई, कि नहीं ध्यान दे रहे? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। सुनो सुनो सुनो, फिगर में वीटी डायग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? वीटी डायग्राम। एक साइकिल हीट इंजन का दिखाया हुआ है। पहले ड्रॉ बोला है पीवी डायग्राम एंड पीटी डायग्राम ऑफ द सिस्टम। अच्छा, वीटी डायग्राम दिया, पीटी और पीवी डायग्राम बनाना है। तो सुनो, क्वेश्चन है ये, वीटी डायग्राम दिया हुआ है, आंसर है ये दोनों, पीवी डायग्राम और पीटी डायग्राम। अब इन लोग ने सॉल्यूशन जो लिखा है बहुत ही वाहियात लिखा है। टीचर्स की गलती नहीं है, प्रिंट करने वाले की गलती है। उसने बोल दिया कि आंसर ए है, आंसर बी है। अबे आंसर ए और बी कहाँ होगा? क्या होगा आंसर ए और बी? ए और बी कुछ है क्या इधर? ए और बी क्या है? व्हाट इज ए और बी? क्वेश्चन है ए और बी, आंसर कहां से होगा? तो एनीवे, उन लोगों को कुछ ना कोसते हुए, उन लोगों को कुछ ना कहते हुए हम लोग अपने काम से काम रखेंगे। तो वीटी जो है, लिसन, हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं उसमें हमने टेक्स्ट बुक की बहुत सारी मिस्टेक्स को उजागर किया है, और सारे के सारे लेक्चर्स, सारे न्यूमेरिकल, सारे एमसीक्यूज, सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब के सब हम लोग ऐप पे अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज ऐप पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। सेम ऐप है प्रोफेसर ऑफ साइंस नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे। ओके, सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, वीटी डायग्राम, वीटी डायग्राम। तो वीटी डायग्राम पे ध्यान दीजिए। ये डायग्राम से हमें पीवी डायग्राम बनाना है और पीटी डायग्राम बनाना है, ठीक है? पीवी और पीटी, चलो आओ देख लेते हैं। तो मुझे लगता है यहीं पे बनाना पड़ेगा। ध्यान दो जरा सभी लोग। ओके, लाल कलर ले लो, दिख रहा है? दिख रहा है, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। पहले चलते हैं ए से बी, पहले चलते हैं ए से बी। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। ए से बी चलने में आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रही है। सो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आ रहा है। ये कौन सा लॉ है? ये है चार्ल्स लॉ, के टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ती है। ये चार्ल्स लॉ है। लेकिन कब? जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो सुनो, वॉल्यूम तो बढ़ रही है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा? प्रेशर कांस्टेंट लेकिन वॉल्यूम बढ़ रही है, तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये हो गया हमारा ए से बी। एक सेकंड ना, इसमें बैक करने का कुछ है भी नहीं। शिट शिट, इसमें बैक करने का कुछ भी सिस्टम नहीं है। अरे है, इरेजर तो है एटलीस्ट। गुड, इरेजर है। सो अब वापस, अरे बाबा का हुआ? अरे ससुरा गायब हुई गवा। देखो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, अबे यहां पे दिख रहा है V प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ। तो ये कब होता है? जब प्रेशर फिक्स रहता है। तो प्रेशर फिक्स रहेगा, वॉल्यूम खाली बढ़ेगी, ठीक है? तो हमारा ये जो है, तो हमारा ये जो है कैसा आएगा बच्चा? इस तरीके से आएगा ना, ए से बी। अब देखो ध्यान से, बी से सी चलो। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम गिर रही है। टेम्परेचर फिक्स है रे बाबा, एक ही जगह पे फिक्स है, और वॉल्यूम घट रही है। सो टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट रही है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा होगा। अरे अकल के पुतलो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट रही है, तो ऐसा कब हो सकता है? जब प्रेशर बढ़ रहा होगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ फॉलो होगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा याद रखो, वॉल्यूम घट रही है मतलब प्रेशर बढ़ रहा होगा। तो वॉल्यूम घटना चाहिए, प्रेशर बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम घटना चाहिए, प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो वॉल्यूम घट रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम घट रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। अबे समझ में आया कि नहीं? प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रही है। प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रही है, ठीक है? लाइक दैट। सो ये हो गया आपका बी से सी वाला पार्ट। आगे की कहानी क्या है? सी से डी। सी से डी, इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर घट रहा है, और ये बाबा ये इधर का है, ये वाला इधर का है। पहला टेम्परेचर घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रही है। अबे टेम्परेचर घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रही है, तो ये वाला वापस से V प्रोपोर्शनल टू T का ग्राफ है। सो दोनों कम हो रहे हैं। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को फिक्स रखना होगा,
और क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रही है। प्रेशर को फिक्स रखो, वॉल्यूम को घटाओ, तो प्रेशर तो एक ही रहेगा, अरे प्रेशर की एक ही वैल्यू रहेगी, लेकिन वॉल्यूम कम होती जाएगी। सो ऐसा, तो ये हो गया आपका सी से डी। अरे समझ में आया कि नहीं रे बाबा। और उसके बाद में फाइनली क्या हो रहा है कि डी से ए में क्या हो रहा है, डी से ए में कि आपका प्रेशर टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब प्रेशर घट रहा होगा। सो प्रेशर को घटाना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है, लाइक दैट। तो ये आ गया आपका डी से। सो ऐसा ग्राफ बनेगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ भी है, लेकिन लगभग गलत दिया हुआ है, एकदम एग्जैक्टली राइट नहीं दिया है, रॉन्ग दिया हुआ है। अगर आप ईमानदारी से देखें, थोड़ा सा रॉन्ग दिया। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ। अबे स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, इसको मैं घटा रहा हूँ, मतलब हटा रहा हूँ, सॉरी घटा नहीं रहा हूँ, हटा रहा हूँ। चलो हटिए, इसको देखो, ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ में गड़बड़ कहाँ हो गई मालूम है, ये स्ट्रेट होना चाहिए था, ये स्ट्रेट होना चाहिए था, और बाकी सब सही था, ऐसा होना चाहिए। तो ये गड़बड़ किया हुआ है, टेक्स्ट बुक में गड़बड़ किया हुआ है। ओके, अब दूसरा पीटी ग्राफ चाहिए ना भैया, पीटी ग्राफ क्या चाहिए, पीटी ग्राफ। चलो पीटी ग्राफ भी बना लेते हैं, पीटी ग्राफ चेक करेंगे फिर। पीटी ग्राफ बना लेते हैं। काला पेन यूज करता हूँ, तुम लोग शायद दिख रहा नहीं बराबर से, काला नहीं तो पर्पल यूज करता हूँ, ठीक है। सुनो, ध्यान से सुनो। अब बनाएंगे हम लोग पीटी ग्राफ। क्या बनाएंगे बेटा, पीटी ग्राफ। अरे हाँ के ना। तो अब वापस से ए से बी चलो, ए से बी चलो। तो ए से बी जब हम लोग चल रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। सो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट P। सो बेसिकली प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ग्राफ ऐसा चलेगा। ये हो गया A से B। उसके बाद में ध्यान से देखो कि वॉल्यूम घट रही है, टेम्परेचर फिक्स है, वॉल्यूम घट रही है, टेम्परेचर फिक्स है, तो वॉल्यूम को घटाना है, टेम्परेचर को फिक्स रखना है। सो टेम्परेचर अगर फिक्स रहेगा, मतलब टेम्परेचर फिक्स रहेगा और वॉल्यूम घटेगी, मतलब प्रेशर बढ़ेगा। तो सुनो, ग्राफ ऊपर चढ़ेगा ऐसे। सुनो, ऐसा जाएगा ग्राफ, ऐसे क्यों जाएगा, सुनो। अरे बाबा, वॉल्यूम घट रही है और टेम्परेचर फिक्स है, कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अब अकल से सोचो, वॉल्यूम घटेगी तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा ना। अबे बॉयल्स लॉ है, तो वॉल्यूम घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। अरे बॉयल्स लॉ रे बाबा, बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो वॉल्यूम घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब आगे यहां से सी से डी आओ, सी से डी। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर को फिक्स रखना है, और वॉल्यूम घट रही है तो टेम्परेचर भी घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। इस तरीके से हो गया सी से डी। अब फाइनली यहां पे क्या हो रहा है, डी से ए जा रहे हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब प्रेशर घट रहा होगा। सो टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर घट रहा होगा, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। चलो आओ देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये इसको मैं कर रहा हूं इरेज, ये देखो गया एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये शराफत से ऐसा कुछ होना चाहिए था, लाइक दैट। इधर से ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ऐसा होना चाहिए था। बट चलो एनीवे, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, सेनोरिटा। चलो यहां पे आ जाते हैं। एक सिस्टम है, वो वापस हाइपोथेटिकल साइकिल है, हाइपोथेटिकल साइकिल। वो लोग बोल रहे हैं कि हर केस में वर्क डन कैलकुलेट करो, हर केस में, हर एक स्टेप में वर्क डन कैलकुलेट करो, हर एक स्टेप में। तो चलो मैं तो डायरेक्टली ओरली यहीं से निकाल लेता हूं, नोट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, अगर मुझे कहा गया कि इसका वर्क डन निकालो, इसका, तो इसका वर्क डन डायरेक्टली जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है और वर्क डन का फॉर्मूला है पी डेल्टा वी। तो वॉल्यूम अगर चेंज ही नहीं हो रही है तो वर्क डन जीरो आएगा, तो इसका वर्क डन डायरेक्टली जीरो है। वैसे इसका भी देखो वॉल्यूम फिक्स है, अबे एक ही वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है, देखो ना, एक ही वॉल्यूम आ रही है। सो ये वाला वर्क डन भी जीरो है। सो वर्क डन दोनों में जीरो आ रहे हैं। किसमें? एक बीसी वाले में और एक एडी वाले में, दोनों जीरो आ रहे हैं। बीसी और एडी जीरो जीरो है, चेक कर लो। देखो इधर मैं दिखा देता हूं आपको, बीसी और एडी दोनों जीरो। देखो बीसी एंड एडी आर जीरो बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, अब आगे देखो। अरे ई का हुआ रे ससुरा, कुछ भी होता रहता है। अब आ जाते हैं ए बी वाले में और सी डी वाले में। हाँ, तो ए बी वाले में जब आएंगे, पहले सी डी वाला निकाला, तो सी डी वाला, तो सी डी वाला निकालने के लिए अरे एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा, तो इसके नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा।
तो ये है हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की चौड़ाई है 4 और ऊंचाई है, हमें ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया रे? ये भी टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ है। ये 2 यहां नहीं है, यहां है 2, यहां है 2। सो ऊंचाई 2 है, चौड़ाई 4 है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसा समथिंग लाइक दैट। लंबाई 4 है और ये इतना है, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो 8 जूल ऑफ वर्क आएगा, और वो भी 10⁵ भी लिखा हुआ है ना, तो 8 इंटू 10⁵। देखो CD का वैल्यू 8 इंटू 10⁵। अरे हो रहा नहीं हो रहा है एरिया अंडर द कर्व। तो ये देखो ना, 6 माइनस 2 कितना होगा? 4 होगा, और ये ऊंचाई देखो 2 है, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। और 10⁵ भी लिखा हुआ है ना, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 10⁵। तो CD हो गया। अच्छा, अगर मुझे ये निकालना है बोला, ये वाला, तो मैं क्या करूंगा? यहां से लेके पूरा 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 ले लूंगा। तो यहां से यहां तक मैं पूरा ले लूंगा लास्ट तक। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यहां से यहां तक मैं पूरा ले लूंगा। तो पूरा लेने के लिए मुझे क्या होगा? अरे बाबा, इसकी ऊंचाई देखो, ये ऊंचाई 6 है, पूरी ऊंचाई 6 ऊंचाई है। अच्छा, लेकिन यहां से यहां तक चौड़ाई देखना है, क्योंकि इतनी जगह में ए से भी बंद है ना, तो चौड़ाई 4 है। तो ये है 6 और चौड़ाई है 4, तो 6 4 हो गया 24 इंटू 10⁵, या 2.4 इंटू 10⁶, या तो 24 इंटू 10⁵, या 2.4 इंटू 10⁶। दैट्स इट, हो गया AB का आंसर। यहां पे हो गया हमारा चैप्टर समाप्त। तो आई होप के सभी के भेजे में ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे से घर कर गए होंगे, सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट कहना पड़ता है भाई, कहना पड़ता है। तो बेसिकली लिसन वेरी केयरफुली। अब मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, अगले न्यूमेरिकल में। लेकिन न्यूमेरिकल का हर सेशन हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऐप के ऊपर, यहां नहीं करेंगे। यहां पर आपको 1 शॉट दे दिया गया है, ऐप पर सभी कुछ अवेलेबल है। बट ये 1 शॉट एक बार देख लीजिए, 1 शॉट आप देख लेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, बिकॉज 2-2 घंटे के अंदर पूरे पूरे चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर डाले हैं। तो बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।